सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज एक नए और रोचक बिंदु के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो देखिए बच्चों, आज जिस पाठ का हम प्रारंभ करेंगे वो बड़ा ही रोचक पाठ है, निबंधात्मक पाठ है, लेकिन उसको पढ़ने में हमको रोचकता के साथ साथ एक प्रेरणा भी वो हमको देने वाला है। तो उस पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, और जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पाठ हम प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के जो प्रमुख लेखक है, कवि है, उनमें अपना स्थान विशिष्ट स्थान रखते हैं। ऐसे महानतम साहित्यकार का जन्म सन 1864 ईस्वी में हुआ तथा इनके निधन सन 1938 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संपूर्ण जो समाज में व्याप्त बुराइयां है या कहीं पर कोई कमी नजर आई तो उसके खिलाफ ये हमेशा तैयार रहे। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि कार्यों में भी इन्होंने सक्रियता से भागीदारी निभाई। तो ऐसे महानतम जो लेखक है, इनकी विशेषता एक ये रही कि 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका, जो जिसमें काम करना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के समान था, उसका इन्होंने संपादन कार्य भी किया। इसके अलावा इनकी विशेषताओं में देखा जाए तो ये कवि भी थे, समालोचक भी थे, और इसके अलावा इतिहासकार भी थे, समालोचक, निबंधकार, संपादक और भाषा वैज्ञानिक। इन सब रूपों में इनको जाना जाता है। और एक बात और इनकी वो विशेष बात यह है कि हिंदी साहित्य की जो आधुनिक काल है उसका जो द्वितीय उत्थान है उसका नाम है द्विवेदी युग। और वो द्विवेदी युग आपने सुना होगा कई बार नाम कि ये द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो इन द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनके द्वारा रचित जो पाठ है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, अर्थात स्त्री शिक्षा के विरोध में जो कुतर्क दिए जा रहे हैं उनका इस पाठ में खंडन किया गया है। तो कुतर्क क्या होता है? देखो बच्चों, एक तो होता है किसी बिंदु पर हम तर्क करें, बहस करें, वितर्क करे, सामने वाला उसका तथ्यात्मक उसका खंडन करे। और दूसरा ये तर्क वितर्क, ये दोनों बात तो समझ में आती है और ये उचित भी है, होना भी चाहिए तर्क वितर्क, तो ताकि उससे अच्छा परिणाम निकलता है। लेकिन कुतर्क ये हमेशा मान्य नहीं होता है, ये गलत होता है। अब बताता हूं कि कुतर्क, मान लो अगर कोई ये कहे, जैसे कई बार वाद विवाद डिबेट प्रतियोगिता होती है, डिबेट प्रतियोगिता, तो वाद विवाद में क्या होता है कि वाहनों से प्रदूषण फैलता है, इसलिए वाहनों को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब वो पक्ष में देगा कि प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण से क्या क्या हानि है, क्या क्या नुकसान है, ये सब कुछ बताएगा वो। लेकिन सामने वाला जो तर्क करेगा वो ये कहेगा कि वाहनों से प्रदूषण होता है, ठीक है, लेकिन वाहन अगर बंद हो गए तो देश की गतिविधियां, आर्थिक संचालन कईयों पर असर पड़ेगा। तो वहां तक तो उचित है, लेकिन कुतर्क करने लग जाए तो गलत होता है। कुतर्क कैसे होता है? जैसे कोई कहे, जैसे कई बार देख लेते हैं कि अरे क्या हुआ, पढ़ने से तो कुछ नहीं होता, वो देखो पूरी पढ़ाई कर ली और मजदूरी कर रहा है, खेती कर रहा है, ये तो बिना पढ़े ही कर सकता था। तो ऐसे जो तर्क है ये तर्कों में नहीं है, ये कुतर्कों में है। अगर शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया तो कहीं कहीं खेती में या मजदूरी में कहीं कहीं उसका भी उपयोग है। इसलिए ज्ञान को दोषी ठहराना कि पढ़ाई का दुष्परिणाम है कि उसको मजदूरी करनी पड़ रही है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, वो पढ़ाई का दुष्परिणाम नहीं है, वह उसको कहीं ना कहीं वहां भी लाभ देगा। अब ऐसे ही कुतर्कवादियों ने क्या कहा कि स्त्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो उनकी दलीलें क्या थी वो तो पढ़ेंगे हम। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि प्रस्तुत जो ये निबंध है हमारे सामने, ये महिला मोद निबंध संग्रह से लिया गया है। तो महिला मोद निबंध संग्रह से लिया गया है, इसका मतलब प्रसंग में जब लिखेंगे तो महिला मोद शीर्षक जो निबंध संग्रह है
उसमें से ये लिया गया है, ये भी बात हमको लिखनी पड़ेगी। अब दलील सुनिए कि दलील क्या कहते हैं कि पुराने ये जो कुतर्कवादी है, अशिक्षित है, इनकी दलील सुन लीजिए। और आपको पता है, दलील सुनने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस समाज में स्त्री और पुरुष इस समाज के देश के विकास में बराबर योगदान देते हैं। एक सिक्के के दो पहलू है। अगर एक को हम अनपढ़ रख करके और दूसरे को पढ़ा करके देश के विकास की कल्पना करें तो ये बिल्कुल बेईमानी होगा। इस तरह हम सोच भी नहीं सकते। दोनों को समान भाव से आगे रख करके हमको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस प्रकार एक रथ के दो पहिए होते हैं उसी प्रकार स्त्री और पुरुष ये समाज को आगे बढ़ाने में उस रथ के पहिए की तरह भागीदारी निभाते हैं। अब एक पहिया अगर कमजोर रहा तो रथ चलना थोड़ा असंभव हो जाएगा। तो इन कुतर्कवादियों की दलील सुनते हैं, फिर इनका खंडन हम पढ़ेंगे भी। तो पुराने संस्कृत कवियों ने के नाटकों में आपने देखा होगा, पुराने जो संस्कृत काव्य होते हैं जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम और इस प्रकार संस्कृत की रचनाएं होती है, उनमें जहां पर भी स्त्रियों का संवाद आता है तो उनको प्राकृत भाषा में बुलवाया जाता था। कौन सी भाषा में? प्राकृत। और प्राकृत भाषा को अपढ़ों की भाषा मानते थे। अब प्राकृत समझ रहे होंगे क्या होता। अब प्राकृत का मतलब संस्कृत नहीं होती, वो संस्कृत का ही बिगड़ा रूप होता है। जैसे कि आप साधारण रूप में ऐसे मान सकते हैं कि स्थानीय ग्रामीण अंचल की भाषा हो, एक हिंदी भाषा हो, दोनों में अगर कोई ग्रामीण अंचल की भाषा बोलता है तो इसका मतलब वो अनपढ़ है, और हिंदी बोलता है शुद्ध तो पढ़ा लिखा। इस तरह की बातें अगर इस तरह तो उसी संदर्भ में देखो, उस समय संस्कृत नाटकों में जो संस्कृत बोलता था उसको पढ़ा लिखा और सभ्य माना जाता था। तो संस्कृत भाषा की जो नाटक होते थे उनमें जो कुलीन अर्थात जो अच्छे कुल की जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, उनको अपढ़ों की भाषा में बात कराई जाती थी। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। अब वो एक उत्तर देते हैं कि इससे यह सिद्ध हो रहा है कि उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जो प्रथा नहीं थी, इसलिए तो अपढ़ों की भाषा में उनसे बुलवाया जाता था। इसलिए तो अपढ़ों की भाषा में बुलवाया जाता था। इसलिए उस समय स्त्रियों की शिक्षा में कोई इस प्रकार की कोई प्रणाली नहीं थी, और यदि होती तो नियमबद्ध प्रणाली भी अवश्य लिखी होती। एक उत्तर को देते हैं, अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं नियमबद्ध प्रणाली तो होती। नियमबद्ध प्रणाली से तात्पर्य जैसे आपने अगर 10वीं पास की है, 12वीं पास की है, कॉलेज पास की है, कई प्रतियोगिता परीक्षा पास की है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस कॉलेज से करिए, इस विद्यालय से पढ़ा है हमने, ये डिग्री हमारे पास है। इस तरह की नियमबद्ध प्रणाली चलती है। तो वह नियमबद्ध प्रणाली अगर होती तो मान लेते ठीक है पढ़ी लिखी है। अब नियमबद्ध प्रणाली नहीं है, इसका मतलब क्या माना जाए कि उस समय प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। यह उन्होंने उत्तर दे दिया कि आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से हमारे देश में स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ऐसा उन्होंने पहला उत्तर दे दिया। दूसरा उत्तर क्या देते हैं कि अगर मान लो स्त्रियों को पढ़ा भी दे तो स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। अनर्थ होते हैं कि स्त्रियों को अगर पढ़ा भी दे गलती से तो अनर्थ ही होता है, परिवार का विघटन का कारण बनता है। ये बिल्कुल उन्होंने उत्तर दिया कि स्त्रियां में जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि शकुंतला ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, वो भी अपढ़ों की भाषा में, और उसने अपढ़ों की भाषा में तो उसने क्या किया कि दुष्यंत को कुछ कटु वाक्य कहे। अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो कैसे कहती। तो इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना से भी अनर्थ होता है। यह बात उन्होंने दूसरे तर्क में दे दी। अब तीसरा तर्क जो देते हैं कि स्त्रियों को नियमबद्ध पढ़ाना तो दूर, उनको अपढ़ों की गवारों की भाषा में पढ़ाना भी स्त्रियों को बर्बाद करना है। कि ये कहते हैं कि नियमबद्ध कि जैसे विद्यालय जाना और इस प्रकार की नियमबद्ध प्रणाली तो छोड़ो, उनको अगर अपढ़ों की भाषा में भी कुछ पढ़ा दिया तो इस समाज के लिए घातक हो जाएगा। तो ये कुछ कुतर्कवादियों के कि समाज को बर्बाद करना है, देश को बर्बाद करना है, स्त्रियों को पढ़ाना, तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाते हैं। और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बहुत ही सुशिक्षित, सभ्य और कुलीन परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की दलीलें उनका मानना इस प्रकार है। तो इस प्रकार की जब सोच रखेंगे तो समाज का कैसे उत्थान होगा। लेकिन कवि इसके जो लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इस पाठ में
इन तीनों कुतर्कों का बड़े ही तर्क के साथ, प्रमाण के साथ इन सबका खंडन किया है। उन्होंने एक एक बात स्पष्ट की है कि प्राचीन काल में, जैसे बताया कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने अपने खंडन में बताया कि शिक्षा दी जाती थी। इसको उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाया। दूसरा, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, तो अनर्थ तो देख लिया, वो तो देख लिया कि शकुंतला ने उससे कटु वाक्य कहे दुष्यंत से, लेकिन दुष्यंत से कटु वाक्य कहे क्यों, किस परिस्थिति में कहे, वो भी उन्होंने खंडन किया। और स्त्रियों को नियमबद्ध प्रणाली की बात है, अपढ़ों की भाषा में पढ़ाने की बात है, क्या अनर्थ होते हैं, उसका भी खंडन किया। तो देखिए बच्चों, अब इस पाठ में शकुंतला और दुष्यंत का उदाहरण आ रहा है बार बार, तो आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं शकुंतला और दुष्यंत की जो कहानी है वह आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखो बच्चों, दुष्यंत एक राजा था और उसने शकुंतला से प्रेम विवाह किया था, और प्रेम विवाह करने के पश्चात दुष्यंत ने उनको अंगूठी भी भेंट की और ये कह करके चले गए कि मैं राज्य दरबार में जाकर के, अपने राज्य में जाकर के पूरे सम्मान के साथ तुम्हें वापस लेने आऊंगा, ये कह करके वो चले गए। ठीक है, यहां तक बात ठीक थी। अब उसके पश्चात वह कई दिनों तक वापस नहीं आए, तो शकुंतला वहां पर गई, राज्य दरबार में पहुंची। पहुंचने के बाद में जब दुष्यंत ने उनसे ये बात कही कि मैं आपको नहीं जानता, तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होता, शकुंतला खुश होती? तो ऐसे कुछ कुतर्क वादियों के जो कुतर्क थे, उनका उन्होंने इस प्रकार बड़े ही आकर्षक तरीके से खंडन किया है। पाठ पढ़ेंगे तो हमको और भी भली प्रकार से ये कहानी और सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो अब आगे क्या होता है, किस प्रकार खंडन करते हैं, ये तो अगले भाग में पढ़ेंगे ही। और इसकी बात रही सप्रसंग व्याख्या की, वह भी हम जब खंडन करेंगे उस भाग में इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं, विशेष में क्या लिखते हैं, ये सारी बातें उस भाग में हम जानेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही कि तीनों उदाहरण, तीनों जो कुतर्क है वह हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि एक एक कुतर्क का खंडन इस पाठ में किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।